हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। कैट के स्कोर कार्ड अब आपके हाथ में है, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का वो है आपका यहाँ पे जैप प्रोसेस एंड कैप प्रोसेस के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैप 2026 के प्रोसेस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कैप 2026 प्रोसेस के अंदर। साथ ही हम देखेंगे कि कौन से आईएम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से आईएम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, जिसको लेकर के आपके पास सबसे बड़ा डाउट है, जो कि रहने वाला है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, वो भी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके जैप प्रोसेस के बारे में, ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस 2026 आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपके कौन कौन से आईएम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जैप की जब बात करोगे तो सबसे पहला है आपका आईएम काशीपुर। ठीक है, इसके बाद है आपका आईएम रायपुर, आपका आईएम रांची एंड लास्ट है आपका आईएम त्रिची। ये चार आईएम यहाँ जैप प्रोसेस के अंदर आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप देखोगे, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर एलिजिबल है कौन कौन। देखो सिंपल सी बात है, आपका स्कोर कार्ड आपके हाथ में एंड इसके अलावा जब आपने आईएम के फॉर्म फिल किए होंगे, कैट का फॉर्म फिल किया होगा, उसके अंदर आपने आईएम को टिक किया होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या है, सेकंड प्रोसेस का आपको वेट करना है। जैसे ही आपको यहाँ पे अगर आप इसको मैच करते हो इसके एलिजिबिलिटी को, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मेल्स आएंगे फॉर द जैप प्रोसेस। ठीक है, तब आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा अगर आप एलिजिबल होते हो तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके लिए एलिजिबल होगा कौन कौन। तो यहाँ पे आपको देखना है इसका कट ऑफ। ठीक है, जो इनका मिनिमम कट ऑफ है वो आपको चेक करना है कि आखिर किस किस का इतना मिनिमम कट ऑफ है, तो उनके पास ये मेल आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 10th के अंदर आपके कितने होने चाहिए, 60% आपके यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा जब बात करोगे आपके क्लास 12th की, तो यहाँ पे भी आपके 60% आपके होने चाहिए। साथ देखोगे ग्रेजुएशन के अंदर तो आपके 50%, अगर आपके इतने हैं या तो इससे ऊपर है तो यहाँ पे आपको उसके बाद ही आपको मेल आएगा रिगार्डिंग द जैप प्रोसेस आपका। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मेन कैट स्कोर के क्या क्या होना चाहिए, आपको कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका VARC स्केल परसेंटाइल आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके काउंट होंगे आपके स्केल परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके VARC के अंदर 75, DILR के अंदर आपके 75, QA के अंदर आपको 75 एंड इसके अलावा यहाँ पे आपका ओवरऑल कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए आपका 90। ठीक है, तो ये था आपका जैप प्रोसेस फॉर द जनरल कैटेगरी आपका। अगर आपके इतने आते हैं या इससे ऊपर आते हैं तभी आप यहाँ पे आपको मेल आएगा रिगार्डिंग द जैप प्रोसेस आपको। ठीक है, वहीं पे आप बाकी अपने कैटेगरी का आप देख सकते हो। अभी हम देखते हैं NCOBC का आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NCOBC का भी यहाँ पे तीनों चीजें आपकी सेम है। ठीक है, फॉर द EWS एंड द OBC थिंग 60, 60, 50 आपके इतने होने चाहिए फॉर द क्लास 10, 12th एंड ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप बात करोगे आपके कैट स्कोर की, तो VARC में 60% आया आपका, फिर DLR के अंदर आपका 60 एंड QA के अंदर भी आपको 60 होना चाहिए एंड जो आपको ओवरऑल होगा वो कितना होना चाहिए यहाँ पे आपका 75%। इसके बाद ही आपको यहाँ पे मेल आएगा रिगार्डिंग द जैप प्रोसेस। ठीक है, अब बाकी कैटेगरी आप देख सकते हो। अगर आप ST से हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द थोड़ी सी यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलीफ मिला है फॉर द क्लास 10 एंड 12 के लिए 55, 55 एंड 45 आपका। एंड यहाँ पे आपको जो स्केल परसेंटाइल आपको चाहिए वो चाहिए आपका फॉर द ST 25, 25, 25 एंड ओवरऑल यहाँ पे आपका 30% आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने यहाँ पे कि कौन कौन एलिजिबल होगा कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, अब सबसे यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप हो यहाँ पे क्लास 10th के अंदर या 12th के अंदर, तो आपको जो काउंट करना है अपने जो सब्जेक्ट के नंबर, ये ध्यान रखना। पहले हम क्या करते थे, बेस्ट 4 निकालते थे, हम उसमें से काउंट करते थे परसेंटेज आपका। यहाँ पे वो गलती मत करना। यहाँ पे जो आपका कैलकुलेट होगा ये होगा आपका एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट के पेपर आपने दिए होंगे वो आपको ओवरऑल काउंट करना है। लेट सपोज कि आपके आते हैं 59%, अगर आप जनरल से हो 59 आता है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, एग्जैक्ट 60 या फिर उससे ऊपर आपके होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी से भी हो और आपको होने के लिए चाहिए, आपको लेट सपोज 55 चाहिए। ठीक है, अगर आपके उतने नहीं आते हैं या उससे कम आते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। किसी एक में भी आपको कुछ भी कम हुए तो आपको यहाँ पे मेल नहीं आएगा फॉर दिस प्रोसेस। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आए ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पे हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आपको यहाँ पे हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने यहाँ पे आपके क्लास 10th और 12th के सबसे बड़े डाउट के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे आपको सबमिट करना है मार्क्स, आपको वो सबमिट करना है आपको यहाँ पे लास्ट जो भी आपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया हो आपने, वहां तक के आपको मार्क्स को सबमिट करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप फाइनल के अंदर हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके
आपके कॉलेज से या फिर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका रिजल्ट है, वो आ जाना चाहिए आपका 30 सितंबर 2026 से पहले। अगर वो नहीं ला पाते आप तो आपको यहाँ पे एडमिशन बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चे को हुआ है यहाँ पे इस नोटिस के आने के बाद, वो हुआ है आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के कि आखिर कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है एज अ वर्क एक्सपीरियंस चीज, कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा या फिर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वर्क एक्सपीरियंस के अंदर सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, ये काउंट होने वाला है आपका 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। एंड इसके अलावा वो आपका फुल टाइम यहाँ पे जॉब होना चाहिए, साथ ही आपको उस वर्क के लिए आपको पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे, आपको उस चीज का पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे CA, CMA, CS या फिर आपने ग्रेजुएशन भी किया है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके बाद से आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि आखिर भाई जो बच्चे पहले वर्क करते थे अपने ग्रेजुएशन से पहले, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ वर्क करते हैं, तो उनका काउंट होगा कि नहीं होगा, उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली चीज कौन कौन कंसीडर होगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस आपका, ठीक है। सबसे पहली चीज वो आपका फुल टाइम होना चाहिए, उसके लिए आपको पे किया जाता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका जो है इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है आपका वो होता है आपका, वो आपको ध्यान रखना है, वो होना चाहिए। अगर देखो ऑब्वियस सी बात, जिनकी सैलरी उतनी नहीं होगी तो आपको यहाँ पे PF डिडक्शन का होना इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं होता है तो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई आप एज अ फुल टाइम वर्क करते हो किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, प्रॉपर कंपनी के अंदर आप स्ट्रक्चर में वर्क करते हो, उस चीज का आपको यहाँ पे प्रूफ देना है, ठीक है। इसके अलावा अब किस किस का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। सबसे पहला, अगर आपने ग्रेजुएशन से पहले, ये बहुत बच्चों को यहाँ पे नेगेटिव में जाता है ये पॉइंट आपका, क्योंकि यहाँ पे जो कई बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन में काम कर रहे होते हैं, इसका यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हो, ठीक है, लाइक सुबह आप कॉलेज जा रहे हो, शाम को काम कर रहे हो, वो भी काउंट नहीं होने वाला आपका यहाँ पे। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपने किया, इंटर्नशिप हो गया या फिर आर्टिकलशिप हो गया, ये भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने CA, CMA या फिर CS से पहले आपने अगर काम कर रखा हो, वो भी आपका काम काउंट यहां पे नहीं किया जाएगा अगर आपने उससे पहले काम किया हो तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड, अगर आपने कोई फेलोशिप की है या फिर कोई अनपेड वर्क किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप काम कर रहे हो, भले आप 1 साल आपने काम किया है, उसकी चीज के आपने पैसे नहीं लिए, तो यहाँ पे वो भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ, यहाँ पे अगर आपकी सैलरी इन कैश या फिर आपको यहाँ पे UPI फॉर्म में आपको मिला है, तो उस चीज को भी यहाँ पे आपको एज अ वर्क काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा बोला हुआ है आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाले वे में आपको यहाँ पे सैलरी को लेना था, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा आई थिंक फोर्थ पॉइंट में समझ में आ गया आपको। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहली चीज कि आपने अगर, ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे कई बच्चों के खुद के स्टार्टअप्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका खुद का फॉर्म है आपका, ठीक है, अगर आप एज अ काम करते हो एज अ फाउंडर आपकी चीज, ठीक है, या फिर आप फैमिली बिजनेस में काम करते हो, तो यहाँ पे आपको उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे कैप प्रोसेस में भी समझेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट है आपका, उसमें वो मान रहे हैं लेकिन कुछ प्रूफ देना है आपको, वो चीज अलग है कैप प्रोसेस के अंदर। लेकिन जैप प्रोसेस के अंदर इसको आपको, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर या फिर आपने एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आपका हो गया, ठीक है, उसमें अगर आपने काम किया हुआ है, या फिर आप एज अ यहाँ पे पार्ट टाइम फैमिली बिजनेस में भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो IIMS के अंदर या फिर एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे वो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई आप जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे एंड आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप PWD से हो या फिर कोई भी कैटेगरी से हो, तो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को लेकर भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जिस भी IIM में आप जाओगे, वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करेगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट वगैरह पेश नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये तो बात करनी है हमने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर अच्छे से। इसके अलावा जो आपकी अपार आईडी है वो आपकी मैंडेटरी है आपकी, अगर आप जैप 2026 का जब फॉर्म फिल करोगे उसके लिए यहाँ पे आपका अपार आईडी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बना लेना, ठीक है। इतना कोई हार्ड स्टेप नहीं है। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर शॉर्ट तो मैं आपको बता दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना हाउ टू लाइक मेक अपार आईडी, मैं आपको बता दूंगा उस चीज को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले पॉइंट का यहाँ पे लेकर के, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे कैप प्रोसेस, ठीक है। सैप प्रोसेस की बात तो हमने कर ली, अब हम देखने वाले हैं आपके कैप प्रोसेस के बारे में 2026 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे आपके 50% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, एंड अगर आप ST SC PWC हो तो यहाँ पे आपके 45% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। लेकिन अब ये बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से IIM यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं आपके कैप प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
कॉमन एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से आईएम पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला है आपका आईएम बोधगया, ठीक है, फिर है आपका आईएम जम्मू, फिर है आपका आईएम सिरमौर, ठीक है। ये 3 आईएम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कैट प्रोसेस के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपका पीआई राउंड होगा, इसका आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वो आपको ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने देखा था आपके जैप प्रोसेस के अंदर कि आपको इतना अगर आप परसेंटाइल लेकर आते हो तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे फॉर द प्रोसेस जैप के लिए। सेम चीज यहाँ पे आपकी रहने वाली है, अगर आपका इतना मिनिमम कट ऑफ आता है तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे फॉर द कैप प्रोसेस। सेम चीज यहाँ पे आपने टिक किया होगा अपने आईएम फॉर्म के दौरान, ठीक है। जब आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पे आपने आईएम सेलेक्ट किया हुआ है 3 आईएम, उसके बाद आपको मेल किया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हो इस कट ऑफ के बाद, तो ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जनरल के बारे में। तो यहाँ पे आपके बीआरसी के अंदर 75 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, डीआईएलआर के अंदर आपको 75 परसेंटाइल, क्यूए के अंदर 75 एंड ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो वहां पे आपको सिर्फ था 90 परसेंटाइल चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ पे आपको 95 परसेंटाइल चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है फॉर द कैप प्रोसेस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आपका नहीं है जनरल से अगर आप हो और इतना नहीं है तो आपको यहाँ पे मेल नहीं किया जाएगा फॉर द कैप प्रोसेस, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप एनसी ओबीसी से हो तो यहाँ पे आपको बीआरसी के अंदर 52, डीएलआर के अंदर 52 एंड सेम फॉर द क्यूए 52, ओवरऑल आपके होने चाहिए 81, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सेम है, आपका ओवरऑल आपका 81 चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके इतने नहीं है तो आपको कैप प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आपको मेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पे देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम है एलिजिबल होने के लिए, इतना आपको यहाँ पे कट ऑफ पार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि आखिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे काउंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होने वाली है, इसके अंदर जो आपका कैट का स्कोर है ये रहने वाला है आपका 50% आपका। जो आपका पर्सनल अपीयरेंस है, सिंपल सी बात है, जो आपके यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा ये रहने वाला है आपका 25% आपका। साथ ही जब बात करेंगे इसकी प्रोफाइल की तो ये होने वाला है आपको 25% आपका। इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ के अंदर, तो यहाँ पे आप आराम से देखना। सबसे पहली चीज जो आपका कैट का स्कोर है वो तो हमने बात कर ली 50 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है, उसके अंदर आपका 25% होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे प्रोफाइल रहने वाला है इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसके अंदर जो आपका यहाँ पे प्रोफाइल रहेगा इसके अंदर 25% है, लेकिन ये भी आपका डिवाइड हो रखा है 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहला है आपका एकेडमिक प्रोफाइल जो कि होगा आपका 15%, सेकंड होने वाला है आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो कि होने वाला है आपका 10%। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे एकेडमिक प्रोफाइल की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको काउंट किया जाएगा क्लास 10, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स को। सिंपल सी बात है, इफ द कैंडिडेट हैज स्कोर 70 एंड अबव इन क्लास 10th एंड 12th, कितने मार्क्स देंगे आपको? 4 और 5, ठीक है, इतना आपको दिएगा। अगर इससे कम आता है तो आपको सीधा 0, ठीक है। वहां पे अलग चीज था कि भाई इतने से इतने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपके 70 या उससे ऊपर आते हैं तो आपको 4 या 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे क्लास 10th और 12th के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर हो, ठीक है, अगर आपने 60% या उससे ऊपर अब स्कोर किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मार्क्स मिलेंगे? 6, ठीक है, 6% यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके उससे कम आते हो तो आपको सीधा 0 यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा जब बात करोगे यहाँ पे आपके, अगर आप CA, CS, CMA हो, ठीक है, आपके यूजी में आपको 6 प्रॉपर दिए जाएंगे अगर आप इन 3 डिग्री से आते हो, CA, CMS या फिर आपका यहाँ पे CS, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अब आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने जैप प्रोसेस के अंदर देखा था कि वहां पे थोड़ी चीजें यहाँ पे टेक्निकल थी भाई कि कौन एलिजिबल होगा वर्क एक्सपीरियंस के लिए, कौन नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे रहने वाली है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले चीज कि भाई आपको नंबर कितने मिलेंगे अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वहां पे डालते हो तो, ठीक है। अगर आपका लेस देन 1 ईयर है, अगर आपने उससे कम काम किया है तो सीधा आपको मिलेंगे 0, ठीक है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में काम किया है तो मिलेंगे आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स, ठीक है, आपको देख 5 मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपने 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में किया है तो यहाँ पे आपको पूरे 10 मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो ध्यान रखना है सिर्फ 2 साल से 4 साल के बीच में। अब इसके बाद उल्टा स्टार्ट हो जाएगा आपका, अगर आपके पास 4 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको सीधा सिर्फ 5 मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपके 4 से ऊपर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात करनी हमने वर्क एक्सपीरियंस की पॉइंट ही। अब इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को क्लेम करने के लिए, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, लेट सपोज कि आप यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वो दूसरी या तीसरी बार काम कर रहे हो, तो उससे पहले जो कंपनीज में आपने काम किया है, ठीक है, उसका क्या क्या चाहिए आपका ज्वाइनिंग या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, आपकी सैलरी स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपसे मांगी नहीं गई थी लेकिन यहाँ से आपको सैलरी स्लिप भी देनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो आपका रिलीव लेटर होगा वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होगा आपके पास्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट वाली बात का। अभी आप जिसमें काम कर रहे हो सेम उसका भी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, ठीक है, करंट ऑर्गेनाइजेशन का। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लो, जिससे पहले वाली कंपनी में काम किया उसका भी देना है आपको,
जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने देखने हैं। थर्ड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जितने भी आप कैंडिडेट्स हो, ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे सबसे पहले तो हो गया कि आपको जो बैंक डिटेल है, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल है कि भाई कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है आपके अकाउंट के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई कंपनी से पैसा आ रहा है। सेकंड चीज यहाँ पे किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, जैसे कि आपका ESIC आपका स्टेटमेंट हो गया, NPS स्टेटमेंट हो गया, PF स्टेटमेंट हो गया, इनमें से आपको कोई सा भी एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक तो होगा कि भाई आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, वो तो हो ही गया। दूसरा यहाँ पे इनमें से कोई भी एक यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा इनमें से, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ यहाँ पे एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय अर्न विदाउट सैलरी या फिर विदाउट कैश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने जैप प्रोसेस में बात की थी, अगर आप काम कर रहे हो लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिल रहे तो वो एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला। सेम यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहते हो तो अगर आपने काम किया लेकिन उसके पैसे नहीं मिल रहे आपको, तो यहाँ पे आपको काउंट नहीं किया जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। साथ ही अगर आप कैश भी ले रहे हो, ठीक है, कैश सैलरी भी ले रहे हो, तो भी यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, अगर आप UPI बेस्ड ट्रांसफर भी कर रहे हो अपने सैलरी का, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड एट लास्ट यहाँ पे आपका 6 पॉइंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लेस देन 90 डेज, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा अगर आपके पास 90 डेज से कम का आपके पास काम किया हुआ है तो, ठीक है। उससे ऊपर का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस 6 पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। नहीं समझ आया तो एक बार वापस इसको रिकैप कर लेना, इस वाले पॉइंट्स को सारे, ठीक है। फिर भी ना समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है, हम आपको वापस समझाएंगे, मैं आपको प्रॉपर वहां पे बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे चीजें समझनी है, ठीक है। तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं अगली चीज यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वहां पे आपको बताया गया था जैप प्रोसेस के अंदर कि अगर आप फैमिली बिजनेस में काम करते हो या फिर आप खुद के भी अगर आप एज ए फाउंडर काम कर रहे हो तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैप प्रोसेस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो आपको माने उस चीज के लेके। सबसे पहली चीज कि अगर आप प्रोप्राइटर, पार्टनर या फिर डायरेक्टर ऑफ फर्म के, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है आपको। सबसे पहला इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना है अगर आप चाहते हो कि आपको वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो, ठीक है। आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स वो आपको देना अपने बिजनेस को लेकर के। MSME सर्टिफिकेट हो गया आपका, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वो देना आपको एज अपने स्टार्टअप का या फिर कोई बिजनेस का। फिर यहाँ पे आपका उद्योग आधार आपको देना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड देनी है जिसमें आपके साइन होने चाहिए हर एक पार्टनर की, अगर आपके पार्टनर ज्यादा है। या फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपको GST जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं अगर आप चाहते हो कि वो आपको एज अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सबमिट करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो इस चीज को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ठीक है। इस चीज को भी वापस रिकैप करना। आई नो कि चीजें बहुत सारी टर्म्स हैं लेकिन आपको समझना है अगर आप चाहते हो कि वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो, लेकिन तो बाद में आपको कहोगे कि वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमने बात करा कैप प्रोसेस 2026 के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके जैप प्रोसेस या फिर कैप प्रोसेस को लेकर के, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में मैंने अच्छे से जाना जैप प्रोसेस को, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला टर्म था उसको भी हमने समझा, आपके जैप प्रोसेस का भी, और साथ ही हमने समझा कैप प्रोसेस का भी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी डाउट रहता है आपका, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी कॉलेज के ऊपर, हमने यहाँ पे आपके टॉप 20 सीरीज टॉप 20 स्कूल्स का चला रखा है, उसको भी आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ आपको एक्स्ट्रा पूछना हो, तो यहाँ पे आपको नंबर स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, इस नंबर पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, MBA लिखना है, आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।